सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑन कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म या फिर सीधे सीधे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसके बाद हमको वेक्टर फॉर्म पढ़ना है कूलम्स लॉ का, उससे रिलेटेड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के कुछ न्यूमेरिकल्स और कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमको आज सॉल्व करने हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको हेल्प करेंगे कूलम्स लॉ को और अच्छे से समझने में और अभी तक के बेसिक्स को ठीक तरीके से क्लियर करने के लिए। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली अबाउट कूलम्स लॉ, न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। इसके अंदर हमको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देगा, मुझको इसमें दिखाई देने वाला है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस, small charges on a charged sphere having charges 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। आंसर क्या बताया मुझको, मैं Q1 लिखने की कोशिश करूँगा 2 into 10 raised to minus 7 coulomb। एक दूसरा कोई चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है 3 into 10 raised to minus 7 coulomb and they are placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ये 30 सेंटीमीटर एक दूसरे से अपार्ट रखे हुए हैं। अब इसका मतलब क्या होने वाला है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। हमको पता है कि अगर हमको फोर्स फाइंड आउट करना है तो फोर्स के लिए हमको क्या करना पड़ता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है। अब छोटी छोटी बातें इसके अंदर कंसिडर करनी पड़ेंगी। K की वैल्यू हमको पता है कितनी है 9 इंटू 10 रेज टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे दिख रही है हमको यूनिट किस में है, मीटर में, यहाँ पे किस में है, सेंटीमीटर में। हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बन जाएगा 0.3 मीटर्स बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स। 100 से डिवाइड किया 0.3 बन गया। मैं यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा। एफ की वैल्यू बन जाने वाली है 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू Q1 का वैल्यू मेरा है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7। Q2 का वैल्यू है मेरा 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 7। आर का स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर 9 इंटू 9 और ऊपर हो जाने वाला है 10 इंटू 10। 9 को कट कर देगा यहाँ पे, 3 1 जा 3 3 जा 9। फोर्स मेरा क्या बन जाने वाला है 2 मेरे पास बचा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 बचा हुआ है और 10 रेज टू 9 10 रेज टू माइनस 7 10 रेज टू माइनस 7 और 10 का स्क्वायर। तो 10 रेज टू 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 10 का स्क्वायर हो जाने वाला है यहाँ पर। इन सब वैल्यूज़ को जैसे ही आप डिवाइड करोगे वैसे ही आपको फोर्स का आंसर मिल जाने वाला है। थोड़े बहुत कैलकुलेशन की बातें हैं, माइनर कैलकुलेशन है, इनको सब आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये स्टेज पर आ चुके हो, छोटी मोटी बातें आप लोगों को खुद से ही सॉल्व करने आने लगेंगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग देखने की कोशिश करो। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B, 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B, positive Q and negative Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of charge of A is transferred to B, then force between the charges become। यहाँ से थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एक चार्ज है पॉजिटिव Q और एक चार्ज है नेगेटिव Q। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है R अज्यूम कर रखा है, और इनके बीच में जो फोर्स जनरेट हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, वो क्या है F। अगर मैं F का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँ तो F क्या बन जाने वाला है K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख दूंगा F इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 की वैल्यू है पॉजिटिव Q, Q2 की वैल्यू है नेगेटिव Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। F की वैल्यू मेरी बन जाने वाली है K टाइम्स ऑफ Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। नेगेटिव इसके अंदर आ गया। मैं इक्वेशन नंबर 1 बना के यहाँ पर क्या कर दूंगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाने वाला हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा कि हुआ क्या बेसिकली कि सेकंड वाला चार्ज QA, फर्स्ट वाला जो चार्ज, यहाँ तक की कंडीशन हो गई। यहाँ पे हुआ क्या कि इस चार्ज के साथ क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मैं यहाँ पे रीड भी कर रहा हूँ, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B। ठीक है, तो A में से क्या होएगा कि जो चार्ज है A पॉजिटिव वाला Q, इसमें से 25% कम हो जाएगा, तो 20 इसमें से 25% ऑफ Q कम हो जाने वाला है। ठीक है, Q में से उसमें का ही 25% कम हो गया, तो Q माइनस 25 बाय 100 टाइम्स ऑफ Q, ये बन जाएगा Q माइनस Q बाय 4। आंसर क्या जाने वाला है 3Q बाय 4। ठीक है, तो एक्चुअल जब इस चार्ज में से
25% कम हुआ तो वो कितना हो गया 3q/4। अब मेरे पास दूसरा चार्ज है -q, उसके अंदर से 25% निकल के इसके अंदर आ गया, तो इसके अंदर ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया है 25/100 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव q इसके अंदर ऐड हो गया। तो -q प्लस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ q/4, यहाँ पे आंसर हो जाने वाला है मेरा, इससे मल्टीप्लाई होकर जाएगा -4q प्लस q डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ जाएगा मेरा -3q/4। तो पॉजिटिव 3q/4 है, यह नेगेटिव -3q/4 हो गया है। अब ये दोनों के बीच का फोर्स मुझको पता करना है, ठीक है, ठीक है, इन दोनों के बीच का फोर्स मुझको पता करना है। तो मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। मुझको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू Q1 K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, Q1 कितना है मेरा 3q/4 मल्टीप्लाइड बाय -3q/4 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, R का स्क्वायर को वैसे नहीं, तो R के बारे में हमको कुछ भी पता है नहीं। तो F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पे निकाल लिया मैंने, 3 3 का कितना हो जाने वाला है 9 हो जाने वाला है, 4 4 हो जाने वाला है 16 हो जाने वाला है नीचे, मल्टीप्लाइड बाय Q इंटू Q हो जाने वाला है Q का स्क्वायर, आगे मुझको दिखाई दे रहा है Q का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास इसका बैठा हुआ है, मैं इसको बाहर ला सकता हूँ R का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू K के बराबर थी, मैं वापस इसको K लिख दूंगा, तो 9/16 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, वापस से K लिख लेता हूँ इसको, ऐसा का वैसे ही, मल्टीप्लाइड बाय Q² बाय R का स्क्वायर। ये वाला नेगेटिव था, नेगेटिव इसको भी नेगेटिव करके रखेगा। ये पूरे के पूरे फैक्टर को देखने की कोशिश करोगे, ये क्या है सेकंड वाला फोर्स है, मैं इसको F डैश से अगर डिनोट करने की कोशिश करूँ तो F को देखो, F क्या था -q²/R², इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ F लिख सकता हूँ, तो 9/16 टाइम्स ऑफ F। तो सेकंड वाला फोर्स जब है, जब 25% चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो वो कितना बन जाएगा 9/16 टाइम्स ऑफ F बन जाने वाला है। तो इसके अंदर से अगर आपको ऑप्शंस में दिखाई देना शुरू हो जाए तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, सिंपल है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, देखिए क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इक्वली पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस इज 3.7 into 10⁻⁹ Newton when they are separated by a distance of 5 Armstrongs. How many electrons are missing from each ion? How many electrons are missing from each ion? देख लेते हैं कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, एक नज़रिए से उसको समझना पड़ेगा, बड़ा ही सिंपल रहेगा, कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीधे सीधे बता दिया 3.7 into 10⁻⁹, तो F की वैल्यू 3.7 into 10⁻⁹ न्यूटन, ये बता दी मुझको। फोर्स की वैल्यू कि दोनों के बीच में फोर्स कितना पड़ रहा है, दोनों इक्वली चार्ज्ड हैं, तो मैं ऐसा फॉर्मूला अगर लिखूंगा F इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू K टाइम्स, और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, K1 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं देख ले रहा हूँ तो मुझको दिखाई देता है कि डिस्टेंस भी मुझको बताया हुआ है कितना है 5 आर्मस्ट्रॉन्ग्स का, ठीक है, 5 आर्मस्ट्रॉन्ग्स का। यहाँ पे तुमको याद रखनी है कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज बेसिकली 10⁻⁻10 मीटर्स। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी R की 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स के आसपास हो जाने वाली है, ठीक है। मीटर में लाना हर बार ज़रूरी रहता है क्योंकि K की वैल्यू हमारी क्या होती है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, इसके लिए डिस्टेंस को भी किस में लाना पड़ेगा, मीटर में लाना पड़ेगा। फोर्स उसने मुझको बताया कितना है, सब्सटीट्यूट करते हैं, 3.7 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। Q1 Q2 इक्वली चार्ज है, इसके लिए Q1 Q2 क्या वजह, दोनों Q के हो जाएंगे, Q का स्क्वायर। आर्मस्ट्रॉन्ग्स के अंदर था डिस्टेंस, हमने मीटर में लाया, R स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10। ये बात मुझको यहाँ पर दिख गई है, ये सारे वैल्यूज यहाँ जाएंगे, ये जाएगा नीचे डिवाइड होने के लिए, आंसर आएगा मेरा 3.7 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 5 5 ज़ा 25, 10 10 ज़ा यहाँ पे -20 हो जाएगा, स्क्वायर होकर आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं ये लोग। 9 नीचे आ रहा है, 9 इंटू 10⁻⁹, ये सब किसके बराबर हो गया है, Q स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि रूट्स को समझने की कोशिश करते हैं।
37 है, 3.7 सारे 10 के पावर जो है उनको संभाल लो। सबसे पहले यहाँ पे निकाल लो 3.7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 10⁻⁻9 इंटू 10⁻20 डिवीजन में 10⁻9। 10⁻9 है, 10⁻9 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻9 बन जाएगा, -9 से हो जाएगा -18, नीचे से हट गया, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 10⁻38 मल्टीप्लाइड में यहाँ पर है 25 मल्टीप्लाइड में यहाँ पर है 3.7 डिवीजन में मेरे पास बैठा हुआ है 9। ये सब किसके बराबर है? क्यू स्क्वायर के बराबर है। हमारा क्या काम है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पे रूट्स ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करेंगे। अब स्क्वायर रूट के साथ क्या हो रहा है ध्यान से देखो कि इसको अगर सॉल्व करना हो तो स्क्वायर रूट लेने बैठोगे 3.7 है, फिर 25 है, फिर डिवीजन में 9 है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻38 है। मुझको एक चीज़ दिखाई देती है, इसका स्क्वायर रूट लेना, इसका लेना, इसका लेना आसान है, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं क्यू का एक फॉर्मूला जानता हूँ, मुझको पता है कि क्यू वॉज इक्वल्स टू एन ई, याद है थोड़ा बहुत। तो यहाँ हम क्यू के जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू का स्क्वायर है तो हम एन स्क्वायर ई का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बात हमको समझ में आएगी, हमको डिवीजन के लिए आसान हो जाने वाला है। मैं इसको लिख सकता हूँ 3.7 इंटू 25 इंटू 10⁻38 डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास आ जाएगा 9, ये ई स्क्वायर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 क्या हो जाएगा 38 विल बी इक्वल टू एन का स्क्वायर। ये 10⁻38 चले जाने वाला है, मेरे पास बचा है 3.7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इज इक्वल्स टू एन का स्क्वायर। एन को अगर इसके लिए सॉल्व करोगे तो एन का वैल्यू मिलने वाला है 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। इस केस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर वाला। इसको रब कर दे रहा हूँ, होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया। कैलकुलेशन की बात है सर, कैलकुलेट करोगे फटाक से आंसर आ जाएगा। 3.2 आएगा ऊपर, 1.6 आएगा नीचे, काट कुट के आंसर छोड़ देगा 2। इस स्टेज पे कैलकुलेशन आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे हैं तब तो मुश्किल है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्पीयर ऑफ 0.4 म्यू कूलम। 0.4 म्यू कूलम का एक स्पीयर है, स्मॉल स्पीयर बोला मैंने, बहुत बड़ा बना दिया। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पीयर ऑफ -0.8 म्यू कूलम इज 0.2 न्यूटन। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कितना है, 0.2 न्यूटन। हमसे दो चीज़ें पूछा है। सबसे पहली चीज़ हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, आर की बात पूछ रहा है। ठीक है, सेकंड चीज़ हमसे आर के लिए वहाँ सॉल्व करूँगा। सेकंड चीज़ मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्पीयर ड्यू टू फर्स्ट। अरे क्या है, न्यूटन का, इसके वजह से इसके ऊपर 0.2 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है, इसकी वजह से इसके ऊपर भी कितना पड़ेगा, 0.2 न्यूटन का ही फोर्स पड़ेगा। सेम ही होने वाला आंसर, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेमतलब उसको सॉल्व करते बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं, डायरेक्टली हमारे पास काम क्या है, F इज इक्वल्स टू के इंटू Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F आ जाएगा नीचे, सिंपल। R विल बी अंडर रूट ऑफ K Q1 Q2 बाय F। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी 0.4, Q2 की वैल्यू 0.8 ले लो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नेगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे, रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएगा। F बता रहा है 0.2 न्यूटन, 0.2 लिख लो यहाँ पे, रूट में लेकर के चले जाओ, यहाँ पे आंसर आ जाने वाला है 9 इंटू 10⁻9 इंटू, इसको लिख सकता हूँ 4/2, इसको लिख सकता हूँ 8/10। 4 का समझोगा 10 कंसिडर करना है तो ये भी डिनोमिनेटर में ला लूँगा, यहाँ पे भी ला लूँगा, ये इसको काट देगा, जहाँ का तहाँ चलेगा। ठीक है, रूट में 9 को ले जाओ बाहर, 2 1 जा 2, 4 जा 4 4 16, बाहर निकल के बन गया 4। ठीक है, ये 10 कटा, इसको क्या कर दिया 8 कर दिया, बाहर निकल के बन गया 4। ये 9 है और 9 बाहर निकल के बन गया 3। ठीक है, मल्टीप्लाई होकर के बैठे, 4 3 का कितना हो गया है 12 इंटू 10⁻4, ले आ गया डिस्टेंस 12 इंटू 10⁻4 मीटर होना चाहिए, चेक कर लें एक बार।
10⁻⁴ दिख रहा है, कहीं तो गलती की है छोटी सी। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। यस, गलती की है, गलती की है पक्का। पक्का गलत सॉल्व कर डाला। चलो देखो कहाँ गलती की है। बेसिकली चार्ज किस में होना चाहिए, कूलम में होना चाहिए। चार्ज हमारा होना चाहिए कूलम में। यहाँ पे म्यू कूलम्स में, तो इसको 10⁻⁻⁶ कूलम करना पड़ेगा। देखो म्यू कूलम में ना यूनिट में गड़बड़ है थोड़ी सी, ऐसी सी गलती हो जाती भाई। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, तो ये पहला चार्ज हो गया। यहाँ पे Q2 क्या हो जाने वाला है, 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स में आएगा। अब सॉल्व करते हैं। अब R² सीधा लिख रहा हूँ। R की वैल्यू कितनी है, √ऑफ K Q1 Q2 बाय F। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा R की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 की वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶, और फोर्स दोनों के बीच में 0.2 न्यूटन का। ये काटेगा, इसको कर देगा 4, 0.4, 4 टाइम्स ऑफ 4 कर देने वाला है 4। ठीक है, तो मेरे पास रूट में क्या क्या है, मेरे पास रूट में 9 है पहली चीज़। मुझको दूसरी चीज़ दिखाई देती है यहाँ पे 0.4 है, इसको मैं लिख दूंगा 4, डिवीजन में ला दूंगा 10। ठीक है, यहाँ पे मुझको फिर से दिखता है 4, वैसे का वैसे, इसको डिवीजन में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ पे 10⁻⁹ 10⁻⁶ और 6 6 12, 12 और 9 10⁻⁻3 में चलेगा। ठीक है, 9 है वहाँ पर और यहाँ पे 3 है, 10⁻⁻3 है। ये ऊपर जा करके 10⁻⁻3 को 10⁻⁴ कर देने वाला है। अब देखो बाहर निकलेंगे कैसे, 9 निकल के बन जाएगा 3, 4 4 16 बाहर निकल के बन जाएगा 4, और यहाँ पे रूट में मेरे पास 10⁻⁻⁴ है। यहाँ पे कितना बन जाएगा 3 इंटू 4, 10⁻⁴ बाहर निकल के बन जाएगा 10⁻², 12 इंटू 10⁻², आंसर आ जाएगा 0.12 मीटर्स। तो बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.12 मीटर है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड केप्ट एट सम डिस्टेंस अपार्ट। द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम इफ द 2 पार्ट्स आर हैविंग द चार्ज। देखो कूलम का वेक्टर वाला लॉ होता, और भी तो डिफरेंशिएशन के तरीके अगर अच्छे से बताए होते, पढ़ाए होते मैंने अभी तक, तो मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत दूसरे तरीके से पढ़ाता। पर अब मैं तुम लोगों को इसको दूसरे कुछ टेक्निक से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान देना, एक चार्ज है Q, इसको क्या बोल रहा है कि 2 हिस्सों में बांट दिया मैंने। अब ये 2 हिस्से कितने होने चाहिए, ऐसे उसके ऑप्शंस है Q/2 ईच, या फिर सेकंड ऑप्शन ऐसा बोलता है 3/4 Q एंड 1/2 Q, या फिर ऐसे 1/4 Q, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस तुमको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है ये तुमको सेलेक्ट करना है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये चार्ज को अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ तो ये दोनों एक दूसरे के हाफ हाफ होंगे कि एक 3/4 होगा, एक 1/4 होगा, एक 1/5 होगा, और एक दूसरा कुछ ऐसे, उसके हिसाब से रेशियोज अगर अरेंज्ड होंगे तो कौन से वाले केस में इनके अंदर का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि मैं तुमको एक बेसिक ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। तो F किसके ऊपर डिपेंड करता है, K Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, अब जब इसको 2 में स्प्लिट किया गया तो इनके डिस्टेंस को तो समझ लिया, डिस्टेंस तो केसेस में कुछ इतना है, डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया जा सकता है, और K कांस्टेंट है। तो मुझको दिखाई देता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। तो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट बनने वाला है, जो इन दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट के ऊपर फोर्स डिपेंड करने वाला है। अब इमेजिन करो कि इसका एम्पलीट्यूड था 10, मतलब ये 10 कूलम का चार्ज था। अब 10 कूलम के चार्ज को कितने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, या तो दोनों हिस्से क्या हो गए 5 और 5 हो गए, या तो एक हिस्सा 6 हो गया, दूसरा 4 हो गया, 7 3 8 2 9 1, या फिर 10 और 0, ये पॉसिबल है। समझ सकते हो। ठीक है, अगर मैंने एक 10 कूलम के चार्ज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो दोनों 5-5 कूलम हो सकते हैं, या तो एक 6 कूलम एक 4 कूलम हो सकता है, और 4 और 6 लिखोगे तो वही बात होगी ना फिर से। तो एक 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, 1 हो सकता है। इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि फोर्स कितना ज़्यादा है। तो देखो जब दोनों 5 हैं तो आंसर इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 25, 6 4 24, 7 3 21, 8 2 16, 9 1 9, 10 0 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब है, इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम इस केस में है जब ये दोनों इक्वल हैं दोनों। तो Q को अगर मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो Q/2 और Q/2 ही वो कंडीशन है जिसके अंदर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाने वाले। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है इनमें से, Q/2 ईच।
ठीक है। तो अगर Q/2 ईच हर ही चार्ज Q/2 के केस में है तो फिर मेरा फोर्स जो है उनके बीच में क्या हो जाने वाला है, मैक्सिमम। क्योंकि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस प्रैक्टिकली मैं तुमको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो 5 5 25, अगर समझो 100 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 50 × 50 2500 हो जाएगा। अगर तुमने कोई और भी नंबर लिया, कोई और कॉम्बिनेशन लिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। तो मुझको लग रहा है कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो रब कर देता हूँ इसको, सिंपल था। बोर्ड और माइनर जी लेवल। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.6 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। ठीक है, अब दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q और एक चार्ज Q2, Q1 और Q2, ये दोनों एक दूसरे कितना है 0.6 मीटर्स अपार्ट है और इनके बीच में जो फोर्स पड़ रहा है, द फोर्स इज 5 न्यूटन। ठीक है, इफ ईच चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर, इफ ईच चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड्स ईच अदर बाय 0.01 मीटर, तो ये इस तरफ 0.01 मीटर आएगा, ये इस तरफ 0.01 मीटर आएगा। तो Q1 थोड़ा नज़दीक आ गया Q2 के, इस तरफ से 0.01 सर का 0.06 से 0.05 हो गया, ये भी सर क्या 0.04 हो गया। तो नया वाला डिस्टेंस कितना हो गया 0.04 मीटर हो गया। मुझसे पूछ रहा है कि अब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, इसको मैं F' अज्यूम कर लेता हूँ। मुझसे पूछता है अब कितना फोर्स है इन दोनों के बीच में। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन को लेकर के आता हूँ। फर्स्ट वाली कंडीशन बोलती है कि F = KQ1 Q2 बाय R का स्क्वायर, मतलब 0.06 का स्क्वायर। सेकेंड वाली कंडीशन मुझको बोलती है कि F = KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 0.04 का स्क्वायर। ठीक है, F' हो गया ये। मैं क्या करता हूँ कि F को F' से डिवाइड कर देता हूँ, F/F' विल बी इक्वल टू, F कितना है, F मेरा है KQ1 Q2 बाय 0.06 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय KQ1 Q2 बाय 0.04 का स्क्वायर। अब ध्यान दोगे कांस्टेंट दोनों में ही है, कटे, चार्ज दोनों सेम ही है, सब कट गया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन गया। इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है, ये भी हमको समझ में आ रहा है। अब इसको मैं अगर कॉमन कर लूँ, F/F' बन जाने वाला है 4/6 इंटू इसका 100 और इसका 100 होल का स्क्वायर। 100 को काट देगा, 4 4 कितना हो गया 16, 6 6 कितना हो गया 36, या फिर इधर ही काट दो पहले ही, 2 3 2 2 4 3 3 9। तो फोर्स विल बी F'। ठीक है, ऐसे हो जाने वाला है। अब मुझको फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, मुझको फोर्स तो बताया है ना 5 न्यूटन, तो 5 विल बी 4/9 टाइम्स ऑफ F'। ये इधर चलेगा, इससे मल्टीप्लाई 5 9 से कितना हो गया 45 डिवाइड बाय 4 इज F'। 4 1 4 4 1 4 11.5 है, तो फिर यहाँ पे 5 में से एक बचा है 2 समथिंग, तो F' की वैल्यू कुछ आने वाली है 11.2 समथिंग न्यूटन। ठीक है, और हमको दिखाई भी दे रही है कि पहले फोर्स का वैल्यू कितना था 5 न्यूटन था, अब कितना हो गया 11.2 हो गया। तो जितना चार्ज नज़दीक आते जाएंगे उतना ही फोर्स उनके बीच का क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। तो इरेज करता हूँ फिर इसी बात पे। नेक्स्ट वाला क्या है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा कि टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्पीयर्स A and B रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, तो टू सिमिलर एंड इक्वली चार्ज मतलब ये भी नेगेटिव चार्ज है, -Q ले लेता हूँ, और ये भी नेगेटिवली चार्ज है -Q। A और B दो स्पीयर हैं, नेगेटिवली चार्ज है दोनों, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है दैट इज 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, अ थर्ड आइडेंटिकल चार्ज स्पीयर C टच with A and then placed at the midpoint of A and B, find the net electric
चार्ज ऑन सी, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन सी, सी के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना पड़ रहा है पता है। तो ये स्फीयर है ए और ये स्फीयर है बी, कहीं से उड़ते उड़ते एक स्फीयर आया सी, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ चार्ज था, मैं उसको एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसके आकर टच हो गया। जब बॉडी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, और कोई दूसरा आया और उसको टच कर गया, तो तब तक टच करके रखेगा जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो सी बॉडी थी और ये बॉडी थी, ये दोनों अब कैसे हो जाने वाले हैं, इक्वली चार्ज हो जाने वाले हैं। तो ए जो मेरी बॉडी है और सी बॉडी है और बी बॉडी है, ठीक है। सी आया और ए को टच किया, तो ये पहले क्यू था, अब ये बन जाएगा क्यू का 2। ये सी ने आधा चार्ज इससे ले लेने वाला है, ये भी बन जाने वाला है क्यू बाय 2। पर बी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये अभी भी क्या है, क्यू ही है, ठीक है। पहले वो क्यू था, सबको नेगेटिव नेगेटिव पकड़ के चलो, ये सबको पॉजिटिव पॉजिटिव पकड़ के चलो, इक्वली चार्ज है, नेगेटिव क्यों है दोनों, या पॉजिटिव पॉजिटिव क्या। तो सी आया कहीं से एटमॉस्फेयर से, ए को टच किया, ए का आधा चार्ज ले लिया और आधे आके यहाँ पे बैठ गया, और बैठा कहाँ पर पे, बराबर आके दोनों के मिड पॉइंट में बैठ गया है, बराबर आकर के कहाँ बैठ गया है, मिड पॉइंट में आके बैठ गया। पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस था आर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिड पॉइंट पे बैठ गया, तो कितना बन जाने वाला है, आर बाई 2, और इसका भी डिस्टेंस कितना बन जाने वाला है, आर बाई 2। अगर इस कंडीशन को नोटिस किया जाए तो एफ इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू एक्चुअली में कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। ये बात मुझको समझ में आ गई है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा Q1 है और ये मेरा Q2 है। ये मुझसे पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन सी, सी के ऊपर नेट कितना फोर्स पड़ रहा है ये पता करने मुझको बोल रहा है। अब सी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सी के ऊपर फोर्स डाल रहा है ए और सी के ऊपर फोर्स डाल रहा है बी। तो मेरे पास दो फोर्सेज हैं, एक तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, एंड सेकेंड चीज मुझको फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। एक चीज समझ में आ रही। अब ये चार्ज पे ध्यान देखो, ये चार्ज का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है, समझो 15/2 7.5 है और ये पूरा 15 है, ये थोड़ा बड़ा है। इन दोनों का प्रोडक्ट जब बनेगा तो फिर चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ ए से सी तक के लिए देखता हूँ। तो ए से सी, ए और सी के ऊपर देखो, सी के ऊपर ए के हाथ से कितना चार्ज पड़ रहा है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, यहाँ लिखूंगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए विल बी इक्वल टू के Q1 मतलब ए का कितना है Q/2, Q2 मतलब सी का कितना है Q/2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Q/2, इधर भी मैं लिखूंगा Q/2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना हो गया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो फोर्स ऑन सी ए या फिर सी ड्यू टू ए विल बी के, क्यू हो गया क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 to the 4, इधर भी 4, ये 2 to the 4 होकर इसको काट देगा। आंसर मेरे पास छोड़ दिया है आर का स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए मैंने फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड चीज मैं सी को देखता हूँ और मैं किसको देखता हूँ, बी को देखता हूँ, ठीक है। अब सी और बी के बीच में क्या करूंगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फिर से फॉर्मूला वही है के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। तो F फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। सी को ध्यान से देखने की कोशिश करो, सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सी का चार्ज कितना है Q/2, यहाँ पे मैं K Q/2 लिखूंगा। Q2 मतलब फोर्स ऑन बी, बी को देखने की कोशिश करूंगा, बी का एक ऊपर तो चार्ज Q है डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R/2 है, तो R²/2² हो जाएगा 4, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा 4, इसको काट देगा। यहाँ पे मुझको दिखाई देता है कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इज बेसिकली K Q² बाय R², और डिनोमिनेटर में एक क्या बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में नहीं बैठा हुआ है, बेसिकली ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, इसके लिए कहाँ आकर बैठ जाएगा, ये ऊपर आकर के बैठ जाने वाला है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो कि B ज़्यादा फोर्स डाल रहा है कि A ज़्यादा फोर्स डाल रहा है Q पे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना चार्ज ज़्यादा बड़ा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा फोर्स डालेगा। तो मुझको यहाँ पे समझ में आता है कि B का चार्ज A के कंपेरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, फील हो रहा है। तो ये क्या करेगा, A के कंपेरिजन में ज़्यादा C पे चार्ज डालेगा। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन C ड्यू टू ऑन C ड्यू टू A। तो FCB माइनस FCA मेरा क्या बन जाने वाला है, नेट फोर्स ऑन C के ऊपर ये दोनों लोग फोर्स डाल रहे हैं, ये ज़्यादा डाल रहा है, ये कम डाल रहा है। तो इसके अंदर से इसका फोर्स अगर माइनस कर दूँ, मुझको कोई 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली मैं इस तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं कितनी स्पीड से जाऊंगा, 10 - 5,
ऑब्वियस है। तो इसके ऊपर भी ऐसे हो रहा है, इस तरफ वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस तरफ वाला कम है, पर नेट इफेक्टिव फोर्स, इफेक्ट मेरे ऊपर कितना पड़ रहा है, इफेक्टिव फोर्स मेरे ऊपर दोनों के डिफरेंस का पड़ रहा है। डिफरेंस दैट इज हायर माइनस स्मॉलर, बड़े वाले वैल्यू में से छोटा वाला वैल्यू मुझको माइनस करना। बड़ा वाला वैल्यू मुझको ये दिखता है क्योंकि इसका चार्ज बड़ा है, तो यहाँ पे एफ मुझको दिखाई देता है कि 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 2 माइनस माइनस मेरे को 1 दे देने वाला है। तो नेट फोर्स मेरा जो पड़ेगा एफ नेट, नेट फोर्स जो मेरे ऊपर है दैट इज के क्यू का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, 2 माइनस 1 विल बी 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा था कि फोर्स जो हमको दिया था, दोनों जब चार्जेस नॉर्मल थे तो क्या था 2, और दोनों चार्जेस सेम भी थे इक्वली, तो यहाँ पे भी फॉर्मूले को थोड़ा इंप्रोवाइज करके मैं लिख सकता था के क्यू स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी 2 × 10⁻⁵, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁵। तो नेट फोर्स कितना है मेरे सी के ऊपर पड़ रहा है, मेरा नेट फोर्स जो सी के ऊपर पड़ रहा है दैट इज 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। इतना ही फोर्स मेरे सी के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, सेम टू सेम। बस इसके अंदर इतना याद रखना है कि बी जो फोर्स डाल रहा है दैट इज ग्रेटर, थोड़ा ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू ए। बस अब इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि फोर्सेस दोनों के बीच में कैसे थे, रिपल्सिव थे या अट्रैक्टिव थे, तो दोनों ही आइडेंटिकल थे, दोनों का चार्ज सेम था, तो बी जो है वो ज़्यादा फोर्स डाल रहा है, तो बी जो है उसको ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रहा होगा उस तरफ, तो बी की तरफ से पुश जो होगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होने वाला है अवे फ्रॉम बी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 × 10⁻⁵ न्यूटन अवे फ्रॉम बी, दूर होने की कोशिश कर। अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है ना, रिपल्सिव फोर्स है। अगर ऑपोजिट चार्ज होते तो अट्रैक्टिव फोर्स होता था, तो अट्रैक्टिव लिखता था। ऑप्शन में कभी कभी आता है अट्रैक्टिव बोल रहा है या रिपल्सिव बोल रहा है, वहाँ पे हमको उस हिसाब से चूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगा। सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -e एंड अदर इज e + ΔE. If the net of electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atom placed at a distance d much greater than the atomic size apart is 0, then delta E of the order of given mass of hydrogen blah 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 blah. बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। ये सीधे सीधे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। इस हाइड्रोजन के एटम के साथ सीन क्या है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर प्रोटॉन्स भी है, ठीक है। बेसिकली कभी कभी क्या होता है, इन दोनों का जो चार्ज होता है वो सेम होता है, इन दोनों का जो चार्ज होता है, समझ लो थोड़ी देर के लिए, एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए केस सेम है, बस थोड़ा सा इस केस में क्या है डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन के केस में कितना है -e है, ठीक है, एक -e का चार्ज है, और प्रोटॉन के केस में ये e प्लस थोड़ा सा इससे ज़्यादा है ΔE है, ठीक है। तो अगर मैं इस नज़रिए से देखने की कोशिश करूँ कि इसके ऊपर फिर चार्ज कितने का पड़ रहा है, तो एक तो इसके अंदर नेगेटिव e का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और फिर इसके ऊपर पॉजिटिव e और ΔE के कॉन्ट्रीब्यूशन है। नेगेटिव e ΔE को काट देगा, तो एक हाइड्रोजन एटम जो है इस केस में कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, न्यूट्रल नहीं है, कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, ΔE का चार्ज एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा है। तो इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी लिख लेते हैं, तो F इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को समझ लेंगे, दोनों एक दूसरे, दो हाइड्रोजन आइटम है, बेसिकली दूर दूर रखे हुए हैं, ठीक है, काफ़ी बॉन्ड अपने रेडियस से थोड़ा दूर रखे हुए हैं, ज़्यादा काफ़ी दूर रखे हुए हैं ताकि वो इंटरेक्शन ना हो दूसरा। तो फिर यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, between the two hydrogen atom placed at a distance d much greater than the atomic size apart is 0, तो इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है 0, और ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी इसके हिसाब से देखो क्वेश्चन में बता रहा है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, तो g m1 m2 बाय फिर से डिस्टेंस का स्क्वायर d² इज ऑल्सो 0। अगर ये दोनों एक दूसरे को 0 हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि k Q1 Q2 बाय d का स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी g m1 m2 बाय d का स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स, आर इक्वल टू ईच अदर। अब दोनों ही हाइड्रोजन है तो दोनों के ऊपर चार्जेस भी क्या है, सेम है, तो यहाँ पे k² अपॉन d का स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, g mh का स्क्वायर, मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर, और d का स्क्वायर, d² को काट देगा। क्वेश्चन में शायद तुमको मास भी गिवन होना चाहिए हाइड्रोजन का, देखता हूँ मैं, हाँ मास तुमको हाइड्रोजन का दिए गिवन है 1.67 × 10⁻27 kg। तो यहाँ पे मुझको क्या करना पड़ेगा कि मुझको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मुझको ΔE फाइंड आउट करने के लिए बोला है, चार्ज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब ΔE फाइंड आउट करने के लिए खुद ही सोचो कि ये जो चार्ज है ये Q² है, दिस इज नथिंग बट ΔE, दोनों के ऊपर का चार्ज। K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू फाइंड आउट है, कांस्टेंट है, G का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, मास इसका दिया हुआ है,
इसको मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ 9 इंटू 10⁻9 इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास मुझको बता रहा है कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 kg है, और इसका मास का क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। मुझको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा ई का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा ई के स्क्वायर के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻54 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते चलूंगा तो डेल्टा ई का मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा। मेरे पास एग्जैक्ट आंसर है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ 2.6 इंटू 10⁻37 2.6 इंटू 10⁻37 कूलम का मुझको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन है इसके आगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो इतना आंसर हम लोगों को मिल जाने वाला है। कैलकुलेशन थोड़ा खुद से करने की कोशिश करो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यार टेक्निक बता देना, टास्क है हम लोगों का पढ़ाने वालों को, कैलकुलेशन तुम लोग थोड़ा संभालोगे तो अच्छा रहेगा। इट इज़ पार्ट ऑफ योर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसको भी सॉल्व करते टाइम एक बात याद रखना, अभी ही स्क्वायर रूट निकाल लेने की कोशिश करो। सारे टेंस के पावर एक तरफ कर लो, सारे नंबर्स को एक तरफ कर लो। जैसे 9 से 3 बन जाएगा, 1.67 से कुछ बनेगा, 1.67 दो बार आ रहा है, मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर होगा, फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 6.67 भी निकल जाने वाला है नियरेस्ट वैल्यू के पास कुछ ना कुछ। एग्जैक्शन से हम लोग उसको अप्रोक्सीमेशन से कर लेते हैं, तो वैल्यू मुझको लास्ट में मिलेगी 2.67 इंटू 10⁻37, जो मेरा करेक्ट आंसर इस केस में होने वाला है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमको डील करने पड़ेंगे कूलम्स लॉ के साथ। ये टाइप के क्वेश्चंस हमको बोर्ड्स में दिखाई दे सकते हैं, कुछ लोग के एग्जाम्स में दिखाई दे सकते हैं, ऑनलाइन ढूंढोगे मिलेंगे, JEE के अंदर ये टाइप के क्वेश्चन दिख सकते हैं, जो टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। तो कूलम लॉ के ऊपर अभी तुम्हारी जितनी प्रैक्टिस जरूरी है मैंने करा दी है। थोड़े बहुत और क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करो, इंटरनेट को यूज़ करो, एक्सप्लोर करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। इतना मेरे समझाने के बाद अब भले ही तुम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, तो भी सोल्यूशन वगैरह देखकर तुमको समझ में आ जाएगा कि किया क्या है, सॉल्व कैसे किया हुआ। तुम्हारे लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाने वाला है। तो मेरा एम है कि तुम लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन आ जाए, पूरी तरीके से हो जाए, बिकॉज मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सम्स तुम्हारे साथ करने के बजाय मैं तुमको वो टेक्निक बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे तुम सिंप्लीफाई करके खुद से सॉल्व कर सको। अब ये सारे प्रॉब्लम्स अगर तुम कर लोगे और कोई नया टाइप का प्रॉब्लम देखो भी, तो उसके अंदर तुम खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तुम्हारे साथ क्या होगा कि अगर सोल्यूशन भी देखते हो तो सोल्यूशन भी तुमको समझ में आएगा। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा कि ये हुआ कैसे, आया कहाँ से, ये वाला जो फिनोमेना तुम्हारे साथ होते रहता है वो सब नहीं होने वाला है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट इज कूलम्स लॉ एंड न्यूमेरिकल ऑफ कूलम्स लॉ। नेक्स्ट हम चलने वाले हैं द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की तरफ, उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग पे चलेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। हम कंसेप्ट न्यूमेरिकल करते चलेंगे ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस बनते रहे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।